2018 में जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। Meanwhile, America and China are already locked in an intense trade war. Many experts had claimed that India is in a good position to capitalize on that. There may be some movement of manufacturing facilities from China to other countries. India could be one of the beneficiaries. Taking advantage of the businesses leaving China. ग्लोबल कंपनीज जो अब चाइना पर रिलायंस कम करना चाहती थी, उनके लिए भारत एक ऑब्वियस चॉइस था। एंड दिस इज व्हाई वी वर हेल्ड एज द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। लेकिन आज 7 साल के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में अनसक्सेसफुल रहे हैं, जबकि ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, इन कंट्रीज ने ट्रेड वॉर का रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया है। सो वॉट वेंट रॉन्ग? हैव वी मिस दिस चांस? या फिर हमारे पास कभी से ये चांस था ही नहीं? एंड दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि शायद इसी से हम समझ पाएंगे कि हम भारत में क्यों लगातार मैन्युफैक्चरिंग को इस्टेब्लिश करने में फेल होते रहे हैं। और इस वीडियो में मैं उन 2 बड़े रीजंस पर भी बात करूंगा जिनके बारे में उतनी डिस्कशंस होती नहीं हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर असल में यूएस और चाइना के बीच मेनली टैरिफ वॉर था, जिसकी शुरुआत 2018 में तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, लार्ज और परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते चाइना पर एडिशनल टैरिफ लगा दिए। We will combat the counterfeiting and piracy that destroys American jobs. इसने प्रमोट की चाइना +1 स्ट्रैटेजी, जो कि सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी थी, जिसपे कंपनीज टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस से बढ़ते कॉस्ट्स और रिस्क्स को कम करने के लिए चाइना पर ओवर डिपेंडेंस कम करना चाहती थी, और उसके लिए उन्हें अपने प्रोडक्शन या सोर्सिंग के लिए एटलीस्ट एक और कंट्री को ऐड करना था। कोविड-19 ने चाइना +1 को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया, जिसमें शंघाई जैसे पूरे शहर पूरी तरह शट डाउन हो गए, जिससे प्रोडक्शन महीनों तक बंद रहा। पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, शिपिंग बॉटलनेक्स, लिमिटेड कंटेनर कैपेसिटी और लॉन्ग डिलेस ने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया कि सिंगल कंट्री सप्लाई चेन्स कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल हो सकती हैं। चाइना +1 भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एक्सपेक्टेशंस थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अब इंडिया की तरफ भागेंगे और भारत में नया मैन्युफैक्चरिंग हब इस्टेब्लिश करेंगे, और ये हाइप तेज़ी से बढ़ती गई। फरवरी 2019 में यूएन की एक रिपोर्ट ने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया यूएस चाइना ट्रेड वॉर का लार्जेस्ट बेनिफिशियरी होने वाला है, और उस वक्त कई सारे रिपोर्ट्स और ट्वीट्स भी सामने आ रहे थे जिसमें क्लेम किया जा रहा था कि हज़ारों कंपनीज अब चाइना छोड़कर भारत आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना ने इंडिया को चैलेंज किया था। चाइनीज़ स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के लिए अपने एक ट्वीट में लिखा था कि इंडिया ट्राई कर रहा है कि इंडस्ट्रीज चाइना से रिलोकेट होकर इंडिया में चली जाएं, लेकिन वो ऐसा करने में अगले 5 से 10 साल तक असफल रहेगा, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। तो क्या भारत यूएस चाइना ट्रेड वॉर का फ़ायदा उठा पाया है? इन्वेस्टमेंट्स भारत में आए हैं? एविडेंसेस के अकॉर्डिंग तो नहीं। जैसे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 2017 से 2019 के बीच यूएस के टोटल इंपोर्ट्स में चाइना का शेयर 8% ड्रॉप हुआ, लेकिन इसी दौरान यूएस इंपोर्ट्स में इंडिया का शेयर सिर्फ 0.6% ही बढ़ पाया, जबकि वियतनाम का शेयर 1.7% बढ़ा और ताइवान का 1%। ग्लोबल एफडीआई फ्लोज की बात करें तो 2022-23 के बीच इसमें भी चाइना का शेयर 12.5% से 1.7% पे आ गया था, लेकिन इंडिया का शेयर जो कि 2020 में 6.6% पे था, वो 2023 में 2.2% पे आ गया। एफडीआई डेस्टिनेशन रैंकिंग्स में भी हमारी पोजीशन 6 से 15th पे आ गई। नीति आयोग की ट्रेड वॉच रिपोर्ट खुद एक्सेप्ट करती है कि चाइना +1 में हमें लिमिटेड सक्सेस ही मिल पाया है, अगर हम इसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया से कंपेयर करें तो। लेकिन सबसे सीरियस ट्रेंड, इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ हमारे नेट एफडीआई में अलार्मिंग डिक्लाइन को शो कर रहा है, जो कि 2024-25 में $353 मिलियन पर था, और जो कि 2020-21 के अपने पीक $44 बिलियन से 100 गुना से भी ज़्यादा कम है। नेट एफडीआई का मतलब होता है कि कितना कैपिटल बाहर से आ रहा है यानी इनफ्लोस, और कितना कैपिटल बाहर जा रहा है यानी आउटफ्लोस। नाउ नेट एफडीआई इज श्रिंकिंग बिकॉज प्रॉब्लम हमारे आउटफ्लोस में है। जैसे 2024-25 में फॉरेनर्स $52 बिलियन इंडिया से बाहर लेकर गए, और इंडियंस ने $29 बिलियन ओवरसीज इन्वेस्ट किया। हमारा एफडीआई तो $81 बिलियन है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। मॉरिशस इंडिया का टॉप फॉरेन इन्वेस्टर है,
हमारा 25% FDI यहीं से आता है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि मॉरिशस इज़ वेरी स्मॉल आइलैंड कंट्री जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 13 लाख के करीब है। इसके पास US, जापान और जर्मनी की तरह ना ही कैपिटल है और ना ही इतनी लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेकिन फिर भी इंडिया का लार्जेस्ट FDI सोर्स यही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉरिशस को राउंड ट्रिपिंग के थ्रू टैक्स हेवन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इंडियन कंपनीज और वेल्दी इंडिविजुअल्स शेल कंपनीज के थ्रू अपना पैसा मॉरिशस भेजते हैं और उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रूप में इंडिया वापस लेकर आते हैं। तो ये सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका है, इससे रियलिटी में FDI इंक्रीज नहीं होता। अब नेट FDI को लेकर RBI का जस्टिफिकेशन है कि आउटफ्लोज असल में ये दिखाता है कि हमारा मार्केट मैच्योर है, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स स्मूथली एंटर और एग्जिट कर सकते हैं, और साथ ही हमारा FDI इनफ्लो तो स्ट्रॉन्ग ही है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट्स को इंडिया में री इन्वेस्ट करने की जगह उसे वापस ले जाना प्रेफर कर रहे हैं, और ये सिग्नल भी हो सकता है कि उन्हें इंडिया में फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे, या फिर वो दूसरी जगह बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। एक ट्रूली हेल्दी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट नहीं सिर्फ हाई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, बल्कि इन्वेस्टर्स को एनकरेज करता है कि वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट अशोका मोदी ने भी RBI के इन आर्ग्यूमेंट्स को नॉनसेंस बोला है और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न दिया है कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और यहाँ से हम 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस पर बात करना शुरू करते हैं कि भारत China+1 में पीछे क्यों रह गया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है लूकस पैराडॉक्स, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करता है। थ्योरी कहती है कि पुअर कंट्रीज जैसे इंडिया इन्वेस्टमेंट पर हायर रिटर्न्स ऑफर करते हैं क्योंकि वहाँ सरप्लस लेबर है और लो वेजेस हैं, इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को उन पुअर कंट्रीज़ में जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ज़्यादातर ग्लोबल FDI रिच कंट्रीज़ में जाते हैं। ये थ्योरी और रियलिटी का मिसमैच है लूकास पैराडॉक्स, जिसे हम भारत में ऑपरेट होता हुआ देख रहे हैं। इनफैक्ट भारत में तो ये पैराडॉक्स और भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इंडिया से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। इवन इंटरनेशनल एलिट्स जैसे जेफ बेजोस इंडिया को न्यू सुपर पावर की तरह देखते हैं। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. तो अगर ऐसा है तो भर भर के कैपिटल इंडिया में आना चाहिए, ना कि बाहर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसके पीछे रीज़न है हमारी परसिस्टेंट ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा लो रही है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ और एबिलिटीज़ जो लोगों को प्रोडक्टिव, इनोवेटिव और इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनाती है। हमारी लो प्रोडक्टिविटी ने हमारा पोटेंशियल एडवांटेज जो लो वेजेस से आता है उसे लगातार ऑफसेट किया है। और ह्यूमन कैपिटल लो क्यों है? लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और लेस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ब्राउन यूनिवर्सिटी इकोनॉमिस्ट ऑडेट गेलौर का कहना है कि वाइड स्प्रेड एजुकेशन जो मिनिमम इंटरनेशनल बेंचमार्क्स पर हो और हाई फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का वर्चुअस साइकिल जनरेट करता है। स्पेशली जब महिलाएं काम करती हैं तो वो अपने बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और फिर एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी फीमेल वर्कर्स के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। मास एजुकेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सेंटर में रहा है, और इसके बिना कोई भी कंट्री कंटिन्यूड और सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी गेन्स अचीव नहीं कर पाई है। वर्ल्ड बैंक के 2018 के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक 116 थी और हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी ग्लोबली वन ऑफ द लोवेस्ट है। FDI ना अट्रैक्ट कर पाने में दूसरा रीज़न है जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, वो है हमारी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, यानी हाई टैरिफ्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ज्वाइन करने में हमारी हेजिटेशन। पिछले एक दशक में हमारे टैरिफ्स का सिंपल एवरेज 25% रहा है। ये ट्रेंड असल में रिवर्सल है उस ट्रेंड का जो हमने 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से शुरू किया था और टैरिफ कम करने शुरू किए थे। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में इसे और पुश मिला। कन्वेंशनल इकोनॉमिक लॉजिक कहता है कि हाई टैरिफ बैरियर्स मल्टीनेशनल कंपनीज़ को फोर्स करेंगे कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें। बट जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने 2024 में नोट किया, चाइना और दूसरे देशों से आने वाले की इनपुट्स पर इंपोर्ट टैरिफ्स हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स को अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ज्वाइन करने में भी हम हेजिटेट करते हैं क्योंकि उसमें हमें टैरिफ्स रिड्यूस या रिमूव करने होंगे। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकते हैं। FTAs एक्सपोर्टर्स को न्यू मार्केट्स में ड्यूटी फ्री और प्रेफरेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं,
इसके अलावा रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और मशीनरी पर भी टैरिफ्स रिड्यूस या रिमूव हो जाते हैं, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है और उनके गुड्स पार्टनर कंट्रीज़ में ज़्यादा प्राइस कॉम्पिटिटिव हो पाते हैं। इसके साथ ही प्रोडक्टेबल और स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हाईली अट्रैक्टिव होता है। और ये सभी चीज़ें फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ लेकर आती हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर में वियतनाम ने इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए अपने एक्सटेंसिव FTAs का सक्सेसफुली फ़ायदा उठाया। वियतनामीज एक्सपोर्टर्स के लिए की मार्केट्स जैसे यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया और US में ना के बराबर टैरिफ्स थे, जिससे उनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल्स को बूस्ट मिला और MNCs के लिए वियतनाम एक आइडियल एक्सपोर्ट बेस बना। वहीं 2019 में इंडिया ने RCEP ज्वाइन करने से मना कर दिया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट FTA था और सिग्निफिकेंट मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हमारे इस मूव ने हमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक से एक्सक्लूड कर दिया और हमारा एशियन सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। इसका रिजल्ट आप इंडिया और वियतनाम के FDI कंपैरिजन में देख सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को अपने टैरिफ्स पूरी तरह से रिमूव कर देने चाहिए और तुरंत FTAs ज्वाइन कर लेने चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के कॉस्ट क्या हैं। टैरिफ्स को लेकर इंडिया में कई डिबेट्स हैं। टैरिफ रिडक्शन बेनिफिट्स तो ऑफर करता है, लेकिन हाई टैरिफ से लो टैरिफ्स का ट्रांजिशन काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए जिन्हें प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ के थ्रू लंबे समय से शील्डेड रखा गया है। लेकिन फिर भी इकोनॉमिस्ट का ओवरऑल कंसेंसस है कि लॉन्ग रन में रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स का इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन मोंटेक सिंह आलूवालिया ने इंडिया के RCEP ना ज्वाइन करने के डिसीजन को मिस्टेक कहा था। आलूवालिया ने कहा था कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बन सकता अगर हम इसी तरह से टैरिफ्स इंक्रीज करते रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ताइवानी सेमीकंडक्टर कंपनीज से लगातार रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सेटअप करें, लेकिन ये ज़्यादातर एफर्ट्स फेल रहे हैं। जैसा कि एक ऑफिशियल ने कहा कि पैंडेमिक के दौरान कई कंपनी सर्विस के लिए इंडिया आई, लेकिन फिर वो वापस नहीं आई क्योंकि उनके लिए प्रॉफिटेबल ही नहीं था, और इसका रीज़न टैरिफ्स थे। फॉक्सकॉन और इंडियन कंपनी वेदांता की $19.5 बिलियन की सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप भी 2023 में फेल हो गई। सैमसंग और एप्पल दोनों ने ही चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बेस को शिफ्ट करने के लिए डिसाइड किया था। सैमसंग आज ज़्यादातर स्मार्टफोन्स वियतनाम में मैन्युफैक्चर करता है और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद कर दी। वहीं एप्पल, जिसने इंडिया को चूज़ किया था, वो आज भी सिर्फ 15% फ़ोन्स ही इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। तो अब भारत को क्या करना चाहिए? हमने US चाइना ट्रेड वॉर अपॉर्चुनिटी तो मिस कर ही दी है, लेकिन अब टेबल्स हैव टर्न्ड। ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं, जबकि चाइनीज़ गुड्स पर अपने टैरिफ्स 145% से कम करके 30% कर दिए हैं, जो कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक सीरियस चैलेंज होने वाला है। सबसे पहले तो इट शुड बी अ शेम इन इटसेल्फ कि हमारा China+1 होप सिर्फ इस आइडिया पर बेस्ड था कि चाइना पर लार्ज टैरिफ्स लगें। सिर्फ तभी हम फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन इंडिया को ये नैरो माइंडेड थिंकिंग छोड़नी होगी और हिस्ट्री से सीखना होगा कि सिर्फ एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग स्ट्रैटेजी ही एक कंट्री को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए प्रिपेयर कर सकती है, जैसा वियतनाम के केस में हुआ। इसके अलावा हमें रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करना होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना होगा और लॉजिस्टिक्स को और एफिशिएंट बनाना होगा। एंड इन माई ओपिनियन कॉशनरी अप्रोच के साथ अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को रिकंसिडर करना होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज ई कॉन्वर्सेशन। व्हाट डू यू थिंक? पुट योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।